तो हेलो फ्रेंड। तो इसमें सेकंड पेपर है, उसको डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पेपर का ये फर्स्ट पार्ट है, जिसमें इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो राज्य व्यवस्था, चलिए तो संविधान के भाग और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, और इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आता है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। फिर भाग 2 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है। इसमें आर्टिकल 5 से 11 के बीच में आर्टिकल आते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर केवल महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को डिस्कस किया गया है। तो आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के क्या प्रावधान थे दिए हुए हैं। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार कैसा रहेगा। फिर अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। फिर अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। फिर भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों के बारे में दिया हुआ है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया हुआ है। भाग 4 का में, जो कि पार्ट 4A है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 51A आता है, में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में दिया हुआ है, मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। भाग 5 जो कि अनुच्छेद 52 से 151 के बीच आते हैं, संघ की शासन व्यवस्था। इस भाग में 5 अध्याय हैं। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ऐसा दिया हुआ है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या हैं, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उसके लिए प्रावधान दिया हुआ है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापना, इसके बारे में दिया हुआ है। तो ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 60 में, ऑफ प्रेसिडेंट की। फिर अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे चलेगी, इम्पीचमेंट प्रोसेस राष्ट्रपति पर, इसके बारे में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 63, तो इसमें भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना दिया हुआ है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 70 में उपराष्ट्रपति द्वारा अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, तो कौन कौन सी कंडीशन होंगी, इन विच वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहां पर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा, ऐसा अनुच्छेद 70 में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की इसमें प्रावधान है। तो कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियां इसमें दी हुई हैं। तो इसके अंतर्गत वेरियस चीजें आती हैं। कम्यूट आता है, तो प्रेसिडेंट कम्यूट कर सकता है या डिप्राइव कर सकता है, डिस्पाइट दे सकता है, फिर पूरी तरह से पार्डन भी कर सकता है। एक यह बात याद रखिएगा कि केवल भारत के प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो मृत्युदंड को, कैपिटल पनिशमेंट को माफ कर सकती है। गवर्नर्स के पास केवल कम्यूशन की पावर होती है, डिप्राइव की पावर होती है और स्पाइट की पावर होती है, ये बात। चलिए अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया हुआ है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर विल बी एक्टिंग एज अ एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान अनुच्छेद 74 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे की जाएगी, इसके बारे में दिया हुआ है। और इसकी जो नियुक्ति होगी राष्ट्रपति द्वारा होगी। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महत्वपूर्ण पद होता है, और अनुच्छेद 76 में इसके बारे में दिया हुआ है।
और ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर इनका शासन, मतलब इनका जो कार्यकाल रहता है, कोई निर्धारित कार्यकाल इनका नहीं होता। बेसिकली जब तक सरकार रहती है, जिस सरकार ने इनको नियुक्त किया है, लगभग तभी तक इनका कार्यकाल रहता है। जैसे सरकार गई, ये भी गए, और बीच में भी सरकार इनको हटा सकती है। अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 79 में संसद का गठन। तो अनुच्छेद 80 और 81 में क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा की संरचना क्या होगी, इसके बारे में दिया हुआ है। लोकसभा में 245 और इसमें 543 सदस्य। फिर अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन इसमें दिया हुआ है। 84 में संसद सदस्य की अर्हताएं क्या होंगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, ये दिया हुआ है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र का 17वासन और विघटन, तो इसमें एडजर्नमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। अनुच्छेद 86 में सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। तो प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में या जब सरकार बनती है, तो संयुक्त रूप से भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 98 में संसद का सचिवालय के बारे में दिया हुआ है। 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान कैसे होगा, ओथ एंड अफर्मेशन। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 100 में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, तो कोरम वोरम के बारे में इसमें दिया हुआ है कुल मिला के। अनुच्छेद आर्टिकल 108 में दोनों सदनों में मतदान गतिरोध के अवसर पर संयुक्त बैठक का प्रावधान, तो इसमें ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में दिया हुआ है। और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्टी स्पीकर इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर हेड करता है। और अगर डिप्टी स्पीकर भी ना रहे तो फिर जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो हेड करता है। तो ये है, इन एनी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में जो चेयरमैन होगा राज्यसभा का, वो ज्वाइंट सिटिंग को नहीं हेड करेगा। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया दी हुई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा तो मानी, बल्कि इसमें डिफिनीशन दी हुई है। अनुच्छेद 110 में 112 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण बजट पेश किया जाएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जैसा शब्द प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि उसके लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया आर्टिकल 112 में। फिर आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में दिया हुआ है। तो ये है। फिर आर्टिकल 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिया हुआ है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा यानी जुडिशरी द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा संसद के कार्यवाहियों की जांच न किया जाना के बारे में दिया। तो ये काइंड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, जहां पर कोर्ट या जुडिशरी लेजिस्लेचर के कार्यों में इंटरफेरेंस नहीं करेगी, और ना ही लेजिस्लेचर जुडिशरी के कार्यों में इंटरफियर करेगी। आगे आने वाले आर्टिकल में देखेंगे कैसे लेजिस्लेचर भी जो कोर्ट के जज होते हैं उनके बिहेवियर के बारे में डिस्कस नहीं कर सकती। अनुच्छेद 123 संसद में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, तो इसमें ऑर्डिनेंस लाने की पावर दी हुई है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और जब एक सदन या दोनों सदन स्थगित रहते हैं तब ही ये लाया जा सकता है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और
गठन के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना दिया हुआ है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजमेंट है, जो डिक्री है, वो अन्य कोर्टों में एज अ रेफरेंस यूज की जा सकती है, और यहीं से जो सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट की पावर मिलती है इसी आर्टिकल से। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय का आरंभिक अधिकारिता, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का, इसके बारे में दिया हुआ है। 139 में कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालयों को रद्द किया जाना। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर। हालांकि जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है, राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, ये भी याद रखें। अनुच्छेद 147 में निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, ऐसे दिया हुआ है। तो कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, ऐसा दिया हुआ है। अनुच्छेद 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप कैसा होगा, ये दिया हुआ है, और इसको डिटरमाइन कौन करेगा, कैग। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक के आर्टिकल आते हैं। राज्य की शासन व्यवस्था संबंधी उपबंध इसके अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 153 में राज्यों का राज्यपाल, इसके बारे में, तो गवर्नर के बारे में प्रावधान दिया हुआ है। फिर अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, इसके बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन यानी सस्पेंशन, परिहार, कम्यूटेशन, रिप्राइव और रिस्पाइट की राज्यपाल की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, ये याद रखिए। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया हुआ है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल की स्थापना। फिर अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता, राज्य में कौन महाधिवक्ता होगा, सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है जिसको। आर्टिकल 166 में राज्य के सरकार के कार्य का संचालन कैसे होगा, इसके बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, तो क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स, इसके बारे में प्रावधान दिया हुआ है। अनुच्छेद 174 में राज्य विधानमंडल के सत्र अवसान और विघटन के बारे में दिया हुआ है, मतलब कुल मिलाकर सेशंस और एडजमेंट के बारे में दिया हुआ है। फिर अनुच्छेद 187 में राज्यों के विधानमंडलों का सचिवालय। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है स्टेट के संदर्भ में। अनुच्छेद 201 में राज्यपाल द्वारा विचार के लिए आरक्षित विधेयक। तो नेक्स्ट है अनुच्छेद 202, राज्य में राज्यपाल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट पेश करना। फिर अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। फिर अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। फिर अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना। फिर अनुच्छेद 222 में किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, और सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत रिट लगाने की क्षमता मिली है, फंडामेंटल राइट के लिए 32 आर्टिकल 32। अनुच्छेद 231 202 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था, और 202 से अधिक राज्यों के लिए एक गवर्नर की व्यवस्था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था, गवर्नर। फिर अनुच्छेद 235 में उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण।
फिर अनुच्छेद 239 में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। जो यूनियन टेरिटरीज होंगी उनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। फिर भाग 9 में अनुच्छेद 243 व अनुच्छेद 243 का से अनुच्छेद 243 तक पंचायतों के संबंध में प्रावधान दिए हुए हैं। तो अनुच्छेद भाग का अनुच्छेद 243 ता से अनुच्छेद 243 या छा तक नगर पालिका के संबंध में प्रावधान दिए हुए हैं। भाग 10 में अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 ए से अनुच्छेद 244 का तक के प्रावधान दिए हुए हैं अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड। तो ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट जो ट्राइबल एरियाज हैं उनसे रिलेटेड इसमें प्रावधान दिए हुए हैं। फिर भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में दिया है। तो अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा और राज्यों के लिए विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित होती हैं। तो जो एस्यूडरी पावर होती हैं वो संसद में यानी पार्लियामेंट में निहित होती हैं। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि नेशनल इंटरेस्ट में राज्य सूची पर भी स्टेट लिस्ट पर भी लेजिस्लेशन लाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि राज्यसभा से एक रेजोल्यूशन 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, तभी ऐसा किया जा सकता है। अनुच्छेद 253 में राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान है। तो इंटरनेशनल जो ट्रीटीज होती हैं उनको लागू करने के लिए इवन इफ राज्य स्टेट्स एग्री नहीं होते हैं किसी भी प्रावधान को लेकर, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट गो अहेड कर सकती है। फिर अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय न होना। फिर अनुच्छेद 243 में इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध दिया हुआ। भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 का तक के आर्टिकल आते हैं। इसमें वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद दिए हुए हैं। तो अनुच्छेद 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा। अनुच्छेद 267 में संसद आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। फिर भारत में राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा, तो आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है, भारत के संचित निधि के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 264 ए में पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की बात की गई। अनुच्छेद 270 में संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले करों के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 271 में कुल शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार दिया हुआ है। फिर अनुच्छेद 276 में केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। फिर अनुच्छेद 276 में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर दिया हुआ है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें दी हुई हैं। अनुच्छेद 200 फिर आर्टिकल 276 में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। 280 में वित्त आयोग, 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। फिर आर्टिकल 287 में विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 में राज्यों द्वारा उधार लेना। फिर अनुच्छेद 300 ए में राज्य विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये अब राइट टू प्रॉपर्टी ये लीगल राइट बन चुका है, और ये 1978 में जो
44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके माध्यम से ऐसा किया गया। अनुच्छेद 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 303 में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों का निर्बंधन है। फिर अनुच्छेद 304 में राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन दिया हुआ है। भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 तक आर्टिकल आते हैं। भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख है। भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक के आर्टिकल आते हैं। संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं। तो अनुच्छेद 312 में राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा विशेष मत यानी 2/3 के द्वारा कर सकती है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद नेक्स्ट है कि भाग 14 का में अनुच्छेद 323 का और 23 खा दिए हुए हैं और ये अधिकरण से रिलेटेड है, यानी ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 223 का के माध्यम से प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स स्थापित करने की प्रावधान दिया हुआ है। और 323 बी में जर्नल पर्पज के लिए जो जर्नल ट्रिब्यूनल बनाने की प्रावधान है। फिर भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 339 तक के 329 तक के प्रावधान दिए हुए हैं। इसमें निर्वाचन आयोग और निर्वाचन से संबंधित अन्य प्रावधान दिए हुए हैं। अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण पर निर्वाचन आयोग में निहित होना। फिर अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का व्यस्क मताधिकार के आधार पर होना। भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 42 तक के आर्टिकल आते हैं। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। फिर अनुच्छेद 337 में विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, तो ये 104वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। तो अब एंग्लो इंडियंस का कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं है, ना तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और ना ही लोकसभा या राज्यसभा में। तो ये उसका टंटा खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 335। तो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। फिर नेक्स्ट है भाग 17। तो अनुच्छेद 343 से 351 तक है और इसमें राजभाषा संबंधित प्रावधान है। तो अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध दिया हुआ है। अनुच्छेद 350 ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना दिया हुआ है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया हुआ। फिर भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक के आर्टिकल आते हैं। तो अनुच्छेद 352 में किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाढ़, आक्रमण या सैन्य विद्रोह से हो तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। फिर अनुच्छेद 356 तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर वहां राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में दिया हुआ है। फिर भाग 19 में अनुच्छेद 361 से 367 के बीच आर्टिकल आते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों के संरक्षण, संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण आदि के संबंध में प्रावधान है। तो अनुच्छेद 361 में राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्य प्रमुखों का संरक्षण दिया हुआ है। अनुच्छेद 363 में कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन है। अनुच्छेद 364 में महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 आर्टिकल आता है और इसमें संविधान संशोधन के बारे में दिया हुआ है। तो संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी हुई है। भाग 21 में अनुच्छेद 369 से 392 तक के आर्टिकल आते हैं। अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो
आर्टिकल 317 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में स्थायी उपबंध है। अनुच्छेद 371 से 371 जे तक विभिन्न राज्यों को प्राप्त विशेष राज्य के दर्जे के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 373 में निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 374 में फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मैजेस्टी में के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध दिया हुआ है। भाग 22 में अनुच्छेद 393 से 95 तक के आर्टिकल आते हैं। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में अधिकृत पाठ आदि के संदर्भ में प्रावधान है। अनुच्छेद 394 का में राष्ट्रपति संविधान का विशेष उपबंध के तहत हिंदी में अनुवाद करवाएगा। फिर संविधान के अनुच्छेद 43 में क्या व्यवस्था की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए, वर्कर्स के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था की गई है, मिनिमम वेजेस की व्यवस्था की गई। भारत के संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसे 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था और जनवरी 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। फिर संविधान निर्माण समिति। संविधान के निर्माण के लिए जिन समितियों का गठन किया गया उन्हें संविधान निर्माण समिति कहते हैं। भारत में कैबिनेट मिशन योजना 1946 में के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। इसने संविधान निर्माण संबंधी कार्य पूर्ण किए। संविधान निर्माण समिति के उदाहरण संघीय शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे JL नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1773 का अधिनियम, इसके विशेष प्रावधान देख लेते हैं। तो पहला, आज इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे की स्थापना की गई। दूसरा, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लिए जाने वाले उपहारों एवं रिश्वत तथा निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। तीसरा, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त के साथ प्रदान किया गया। आर्टिकल, अब इसमें जो अधिनियम आया 1313 का, इसमें क्या प्रावधान थे? तो कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। फिर चाय और चाइना के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारी के एक अधिकार समाप्त कर दिए गए। तो जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी हुई थी, चाइना ट्रेड और टी ट्रेड को छोड़कर ये मोनोपोली समाप्त कर दी गई थी। और भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध भी किया गया था। फिर 1909 का अधिनियम, तो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। तीसरा, भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। फिर 1919 का अधिनियम आता है। तो इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो प्रोविंसेस में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, तो बाई कैमरल लेजिस्लेशन सेंटर में इंट्रोड्यूस की गई और प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस की गई। तो इसमें जो प्रथम सदन होता था, राज्य परिषद होती थी, इसमें 60 सदस्य होते थे और दूसरी केंद्रीय विधानसभा होती थी, इसमें 144 सदस्य होते थे, की स्थापना की गई। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। फिर 1935 का जो अधिनियम आया था उसके प्रावधान क्या थे? पहला था एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र और उन देशी रियासतों को शामिल किया जाना था जो स्वेच्छा से संघ में शामिल हों। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हुआ, तो जो प्रोविंसेस थे वहां पर डायरकी को समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, तो अब सेंटर में प्रोविंसेस को हटाकर सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस की गई। भारत परिषद का अंत और संघीय न्यायालय की स्थापना, तो इंडियन काउंसिल की स्थापना जो थी उसको एबॉलिश कर दिया गया और एक फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1947 का भारतीय संविधान अधिनियम, तो इसमें 2 अधिराज्यों की स्थापना, भारत और पाकिस्तान। फिर भारत मंत्री के पद की समाप्ति। फिर संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान
सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे। सदस्य कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र। तो इनके बाद एन माधवराव बने, डीपी खेतान। इनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णमाचारी सदस्य बने। संविधान सभा की महिला सदस्य, तो संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों की संख्या मुख्यतः 15 थी, याद रखिएगा। जो निम्नलिखित हैं: सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम इजाइज रसूल, सभी उत्तर प्रदेश से थी। तथा मध्य प्रांत से राजकुमारी अमृत कौर, बिहार से सरोजनी जी नायडू, मुंबई से हंसा मेहता जी थी और मद्रास से जी दुर्गा बाई जी थी। फिर अम्मू स्वामीनाथन तथा बेला युदन, ये भी मद्रास से थी। मद्रास से जी दुर्गा बाई, अम्मू स्वामीनाथन और बेला युदन थी। उड़ीसा से मालती चौधरी, पश्चिम बंगाल से रेणुका राय और लीला राय थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित किन्हीं 3 मूल मान्यताओं को लिखिए। पहला है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। दूसरा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के बारे में दिया हुआ है। और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? तो भारत संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई, जिसमें संविधान के निर्माण तथा विषय संबंधी बातें सम्मिलित। अब नेक्स्ट दोस्तों, संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष। पहली है प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संघीय समिति, संघीय संविधान समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे जे एल नेहरू थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके वल्लभ भाई पटेल जी थे। फिर मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी और एच सी मुखर्जी से रिलेटेड थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। फिर झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देशी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हेड किया जा रहा था। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के एम मुंशी। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष एस बारदाचार्यार। भारत की संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुए? उसकी प्रथम बैठक किस तिथि को हुई? भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई 1946 को हुआ था। फिर तथा इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को चुने गए। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात निर्मित राज्यों की स्थिति। तो 1 मई 1960 को मुंबई राज्य से गुजरात को पृथक कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाया गया। 1962 में नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। 1966 में पंजाब से हिंदी भाषी राज्य हरियाणा का गठन किया गया। जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 1972 में मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। फिर मई 1975 को सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य की मान्यता मिली 36वें संविधान संशोधन द्वारा। और इस प्रकार सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई। 15 नवंबर वर्ष 2000 को झारखंड की स्थापना हुई। फिर 3 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना का गठन किया गया। वर्तमान में नए राज्यों के गठन के लिए उठने वाली मांगें, जैसे उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश बनाने की मांग है, अवध प्रदेश बनाने की मांग है, ब्रज प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। फिर पश्चिम बंगाल से गोरखालैंड की मांग उठ रही है। गुजरात से गोंडवानालैंड, बिहार से मिथिलांचल और भोजपुर बनाने की मांग है। महाराष्ट्र से विदर्भ, उड़ीसा से महाकौशल, असम से बोडोलैंड और कर्नाटक से कोडगु। हालांकि इनका बनना तो
नामुमकिन है, पर मार्क तो है। चलिए देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग का क्रम। तो राज्य पुनर्गठन प्रक्रिया का क्रम, तो पहले धर आयोग बनता है, धर आयोग, फिर जेबीपी समिति आती है, जवाहरलाल नेहरू, पिटाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल समिति आती है। फिर इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग होता है, इसके अध्यक्ष फजल अली होते हैं और इसके 2 अन्य सदस्य होते हैं के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू 1953 में, और ये 1948 में दोनों समितियां बनती हैं। संविधान की प्रस्तावना, तो इसको पढ़िए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। पूर्ववर्ती सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। फिर एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, यानी आइडेंटिटी कार्ड कहा है, यानी पालकीवाला ने। तो संविधान सभा के प्रमुख सदस्य, तो कांग्रेसी सदस्य कौन कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, आचार्य जे.बी. कृपलानी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पुरुषोत्तम टंडन, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णमाचारी, बाल गोविंद खरे। गैर कांग्रेसी सदस्य, तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एन. गोपालस्वामी अयंगर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सर अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर, टेक चंद बख्शी, प्रोफेसर के.टी. शाह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर जयकर। महिला सदस्य, तो अम्मू स्वामीनाथन, एनी मास्केरेने, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी एलाउद्दीन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमरना चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित। फिर संविधान का विकास, तो औपचारिक मार्ग बाल गंगाधर तिलक का स्वराज प्रस्ताव 1895 में आता है। महात्मा गांधी 1922 में मार्क करते हैं। मोतीलाल नेहरू 1924 में मार्क करते हैं। फिर औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय ने मार्क किया था सबसे पहले 1934 में। कृषि मिशन 1942 में आता है, जहां पर डोमिनियन स्टेटस की बात को स्वीकार किया गया था। हालांकि गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कह के नकार दिया था। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है और सर्वप्रथम अवधारणा इंग्लैंड के हेनरी मैन द्वारा, सर्वप्रथम स्थापित अमेरिका एवं फ्रांस में। तो अंतरिम सरकार में कौन कौन से सदस्य और उनके पास क्या मंत्रालय था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे ये, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल अध्यक्ष, राष्ट्रमंडल विभाग इनका था। फिर वल्लभ भाई पटेल ये गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय देख रहे थे। बलदेव सिंह तो रक्षा मंत्रालय देख रहे थे, बलदेव के पास बल ज्यादा था तो रक्षा देख रहे थे। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। श्री राजागोपालाचारी तो ये शिक्षा देख रहे थे। सी.एच. भाभा ये राज्य, कार्य, खान और बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि। आसिफ अली रेलवे। जगजीवन राम श्रम, तो जगजीवन राम ये बाद में चल के इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो लियाकत अली खान ये वित्त मंत्रालय देख रहे थे और ये मुस्लिम लीग से आए हुए थे। फिर आई चुंदरीगर ये वाणिज्य देख रहे थे, ये भी मुस्लिम लीग से थे।
अब्दुल रब नस्तर संचार देख रहे थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि देख रहे थे। मुजफ्फर अली खान स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे थे। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन तो सर्वप्रथम जिले तो 43 जिले पुनर्गठन आयोग द्वारा बने थे। फिर 1972 में 2 जिले और बनते हैं, भोपाल और राजनांदगांव। फिर 1998 में BR दुबे समिति की अनुशंसा पर 10 नए जिले बनाए जाते हैं। 1998 में ही सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 और जिले बनाए जाते हैं, जिसमें डिंडोरी, बड़वानी, नीमच, कटनी, श्योपुर, उमरिया शामिल है। कुल 61 जिले हो जाते हैं। इसमें से 16 जिले थे 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। तो कितने बचते हैं? 45। 3 जिले 2003 में बनते हैं। कौन कौन से? अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर, ABA। 2008 में 2 अन्य जिले बनते हैं, अलीराजपुर और सिंगरौली। फिर 2 अन्य जिले बनते हैं, आगरा 2013 में, आगर मालवा और निवाड़ी। आगर मालवा और निवाड़ी। फिर वर्तमान में टोटल 52 जिले हैं। 53वां जिला आई थिंक मऊगंज बन चुका है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को बताए। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को बताइए जो USA के संविधान से लिए गए। पहला है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति निर्वाचन एवं उस पर महाभियोग, तो इम्पीचमेंट और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सभी USA से लिए हुए प्रावधान। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका व आयरलैंड से कौन से प्रमुख तत्व सम्मिलित किए गए हैं? पहला है भारतीय संविधान में ग्रेट ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया है। दूसरा एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, विधि निर्माण प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसेस। USA से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन तथा आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आदि को शामिल किया गया। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ब्रिटेन से संसदीय शासन, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया। आयरलैंड से DPSPs, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा के 12 सदस्यों का निर्वाचन। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब लिया गया है। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं, फेडरल सिस्टम लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित शासन, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, हालांकि ये इंग्लैंड से भी प्रेरित है, बेसिकली इंग्लैंड से ही प्रेरित है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और रूस से मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट लिया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को किस देश के शासन से लिया? तो जापान के संविधान से लिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये दोस्तों इंग्लैंड से आई थिंक लिया गया है, इंग्लैंड से। फिर भारत के संविधान पर कनाडा एवं आयरलैंड के संविधानों का क्या प्रभाव है? कनाडा के संविधान का प्रभाव संघीय व्यवस्था है, शक्तियों का पृथक्करण है और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। आयरलैंड के संविधान का प्रभाव राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSPs और राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ब्रिटेन बनाम भारतीय संविधान, तो प्रमुख संवैधानिक प्रावधान भारत और ब्रिटेन। राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष, गणतांत्रिक स्वरूप, भारत का राष्ट्राध्यक्ष यहाँ की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ब्रिटेन या संवैधानिक राजतंत्र है तथा राज्य का अध्यक्ष परंपरागत रूप से वंश परंपरा पर आधारित होता है, और जो सम्राट या सम्राज्ञी होता है या होती है। और भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसे राष्ट्रपति कहा जाता है। संविधान लिखित या अलिखित, तो यहाँ भारत में संविधान लिखित है ना। तथा संविधान का विकास 1773 से 1935 के बीच हुआ। यहाँ संविधान अलिखित रूप में है, जो सामान्यतः परंपराओं और विभिन्न रीति रिवाजों पर आधारित है। संविधान की प्रकृति कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय है। भारत की तुलना में अपेक्षाकृत कम कठोर संविधान, यहाँ संविधान संशोधन समान प्रक्रिया से अधिकांशतः होता है। शासन स्वरूप, संघात्मक शासन प्रणाली, संविधान इसमें सर्वोच्च होता है। एकात्मक शासन प्रणाली है ब्रिटेन में, संसदीय शासन प्रणाली, संसद विधायिका सर्वोच्च होती है, जबकि भारत में संविधान सर्वोच्च है।
विधायिका। तो द्विसदनात्मक है लोकसभा, इसको निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा उच्च सदन है। टोटल राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं। द्विसदनात्मक इसमें भी है, तो इसमें लॉर्ड सभा इसे उच्च सदन कहा जाता है और कॉमन सभा, कॉमन हाउस, इसे निम्न सदन कहा जाता है। लॉर्ड सभा अपेक्षाकृत कमजोर सदन है। लॉर्ड सभा के सदस्यों का चयन वंश परंपरा एवं विभिन्न संस्थानों और चर्चों से होता है। सदस्य संख्या परिवर्तनशील 1000 के आसपास। स्थायी सदन सदस्य आजीवन। कॉमन सभा कार्यकाल 5 वर्ष। वर्तमान संख्या 659 है। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र से चुने हुए। संप्रभुता, तो संविधान सर्वोच्च है। न्यायपालिका को संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता का परीक्षण करने का अधिकार तथा अवैधानिक होने पर उसे रद्द भी कर सकती है। संसदीय संप्रभुता है, यानी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है। न्यायपालिका को संसदीय कानून की वैधता को जांचने तथा उसे रद्द करने का अधिकार नहीं है। कार्यपालिका, राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में केंद्रित है। सम्राट राज्य कार्यपालिका का सांकेतिक प्रमुख है। मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के द्वारा हेड किए जाने वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। शासनाध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होता है तथा वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट करती है। शासनाध्यक्ष, लोकसभा में बहुमत दल के नेता या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, यह शासनाध्यक्ष होता है। कॉमन सभा में बहुमत दल के नेता या गठबंधन की स्थिति में गठबंधन के नेता को राज्याध्यक्ष सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, जो शासनाध्यक्ष होता है। न्यायपालिका, तो सर्वोच्च न्यायालय, इसमें 30+1 न्यायाधीशों की संख्या सभी मामलों में। सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभिक अपीली प्लस सिविल प्लस दांडिक संसदीय अधिनियम के असंवैधानिक होने पर रद्द करने का अधिकार है, यानी जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है भारत में। लॉर्ड सभा संसद के उच्च न्यायालय की भूमिका निभाती है, परंतु इस रूप में यह केवल उच्चतम पुनरावेदन न्यायालय की भूमिका निभाती है। संवैधानिक मुद्दों पर कोई अधिकार नहीं। किसको? न्यायालय को। नेक्स्ट है अमेरिकी बनाम भारतीय संविधान। तो संविधान का स्वरूप और संस्थाएं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। शासन स्वरूप, भारत में संविधान द्वारा संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट के पास हैं, जो कि संसद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। फिर अमेरिका में संविधान द्वारा शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। राष्ट्रपति ही वास्तविक कार्यपालिका है, जो कि किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था है ही नहीं। संघवाद की प्रकृति, तो भारतीय संविधान यद्यपि संघात्मक प्रकृति का है, फिर भी इसमें एकात्मकता के तत्वों का भी संयोजन है। अमेरिकी संविधान द्वारा पूर्व संघात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था की स्थापना की गई है। शक्ति पृथक्करण, तो शक्तियों का वितरण 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तथा तो मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में है। संघ एवं राज्यों का एक ही संविधान, अलग अलग संविधान नहीं। संविधान में केवल संघ की शक्तियों का वर्णन है। शेष शक्तियां राज्यों को, संघ एवं राज्यों को अलग अलग संविधान होता है अमेरिका में। नागरिकता, तो भारतीय संविधान द्वारा एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भारत में एग्जिस्ट करता है, जबकि अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप होती है। तो आप संघ के भी नागरिक हैं और स्टेट के भी नागरिक हैं, यानी आप यूनियन के भी नागरिक हैं और राज्यों के भी नागरिक हैं। मूल अधिकार, तो संविधान द्वारा प्रदत्त तथा युक्त निर्बंधन द्वारा इस पर नियंत्रण लगता है। मूल संविधान द्वारा संघ की नागरिकता, राज्यों की नागरिकता राज्य के संविधान द्वारा, बिल ऑफ राइट्स के द्वारा यहाँ पर राइट्स दिए हुए। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है। निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ ही दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी मृत्यु अथवा कार्यवाहक की स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट ना रहे तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, वो भी ना रहे तो एनी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कुल मिला के इसका औचित्य ये है कि ये संविधानिक जो पद है राष्ट्रपति का, वो कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। वास्तविक
कार्यपालक है कौन? राष्ट्रपति। कहाँ समझा है? अमेरिका में निर्वाचक मंडल का प्रावधान यहाँ भी है। कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, महाभियोग प्रक्रिया और उत्तराधिकार व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो उत्तराधिकार हो जाता है। हालांकि भारत और अमेरिका में अंतर है। जो वाइस प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट किन्हीं कारणों से अपने पद को त्याग देता है, चाहे मृत्यु हो या अन्य कोई कारण रहा हो, तो वाइस प्रेसिडेंट जितना भी टर्म बचा है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 साल बचा है या 3 साल बचा है, तो तीनों मतलब जो शेष पीरियड है, रिमेनिंग पीरियड के लिए प्रेसिडेंट बनेगा, है ना, उसको हटाया नहीं जाएगा। लेकिन भारत के केस में क्या है? भारत के केस में क्या है कि फॉर टेम्पररी पीरियड के लिए वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पद पर आ जाएगा, लेकिन 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा और एक नया राष्ट्रपति इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो ये भारत और इसमें अलग अलग है। फ्रांस बनाम भारत का संविधान। तो संवैधानिक प्रावधान भारत और फ्रांस। तो पहला है संवैधानिक स्वरूप, तो संघात्मक है भारत में, और फ्रांस में एकात्मक है। संसद तो द्विसदनात्मक है, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें भी 2 सदन है। नेशनल असेंबली, इसको निम्न सदन कहते हैं, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और सीनेट होती है उच्च सदन, इसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रमुख होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। राष्ट्र और शासन दोनों का अध्यक्ष होता है कौन? राष्ट्रपति। फ्रांस में निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शक्तिशाली पद और गरिमा होती है राष्ट्रपति की फ्रांस में। लागूकरण की तिथि तो 26 जनवरी 1950, और फ्रांस में जो संविधान लागू हुआ था 1958 में लागू हुआ था। शासन प्रणाली तो संसदीय है, और इसमें संसदीय प्लस अध्यक्षीय है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है प्लस प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दोनों एग्जिस्ट करता है। कहाँ? फ्रांस में। राज्य परिषद अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व है संवैधानिक परामर्श से। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, तो प्रधानमंत्री लोकसभा में सरकार का नेता, संसदीय सदस्य की मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। नेशनल असेंबली का नेता, संसदीय सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य बनने के बाद सांसद नहीं रह जाता, स्वदेशी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। विधिक समता, तो विधि का शासन है, विधि के शासन का अभाव है, प्रशासनिक विधि लागू है फ्रांस में। संविधान संशोधन की विधि, तो दोनों संसदीय सदनों को 2/3 बहुमत से पारित होने के साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए। दोनों संसदीय सदनों के संयुक्त अधिवेशन में 60% बहुमत चाहिए होता है फ्रांस में। सर्वोच्च न्यायालय, तो सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिक सर्वोच्चता होती है। संविधान परिषद की व्यवस्था है यहाँ पर। हालांकि ये संख्या जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की है बढ़ गई है। आयोग कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट के जजों की? 65 वर्ष। और जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। 9 सदस्य होते हैं जुडिशरी में, जो हायर जुडिशरी होती है फ्रांस में, और उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। न्यायिक पुनरावलोकन सीमित शक्ति है, तो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी भी मामले में घुस सकते हैं, थोड़ा सा लिमिटेड पावर है इनके पास, भारत जैसा नहीं है सिस्टम। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की किस समिति या समितियों के अध्यक्ष थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की निम्न समितियों के अध्यक्ष थे। पहला मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, दूसरा प्रांतीय संविधान समिति, तीसरा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। भारत का संविधान विश्व का बृहत्तम संविधान दस्तावेज है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद में 12 अनुसूचियां हैं, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा संवैधानिक दस्तावेज सिद्ध करता है, जिसमें केंद्र एवं राज्य प्रशासन से संबंधित विस्तृत उपबंध है। फिर पंथ निरपेक्ष राज्य, तो इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है कि राज्य किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा, अपितु यह सभी धर्मों को वस्तुनिष्ठता के भाव से समान संरक्षण प्रदान करेगा। गणराज्य, भारत एक गणराज्य है, जिसका तात्पर्य भारत के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होंगे, ना कि वंशानुगत, जैसे कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में वंशानुगत है, हेरिडिटरी है सिस्टम। संविधान की विशेषताएं, तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। दूसरा, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, एकल नागरिकता एवं वयस्क मताधिकार सिस्टम है यहाँ पर। एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघवाद का शासन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता से क्या तात्पर्य है? तो सभी नागरिकों में भाईचारा, एक ही भारत माता के सपूत होने की भावना बंधुता है।
ब्रदरहुड। फिर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग, तो पहला है भाषाई प्रांत आयोग, ये 1947 में बना था, इसके अध्यक्ष थे। जेबीपी आयोग, ये 1949 में बना था, और इसके तो इसमें दो अध्यक्ष थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिटारी सीतारामैया, ये तीनों लोग इसको हेड कर रहे थे, इस आयोग को। राज्य पुनर्गठन आयोग ये 1953 में बनता है, और इसके अध्यक्ष थे फजल अली, और सदस्य थे जगन्नाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राय थे, बी.एन. राय। राज्यों का गठन, तो आंध्र प्रदेश 1953 में, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में, सिक्किम 75 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में, तेलंगाना 2 जून 2014 को। क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल्स हैं। क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 में क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, नई दिल्ली, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मध्य क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय इलाहाबाद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय चेन्नई, पूर्व क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय कलकत्ता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय मुंबई। संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो 6ठी अनुसूची में एम टीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों के जनजातीयों क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। नागरिकता, तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। भारत में एकाधिकार नागरिकता है, जिसे जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से तथा भू अर्जन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में से हटाने का प्रमुख कारण क्या था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था, के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया। इसके तहत राज्य अपने अधिकार क्षेत्र की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। इसके 3 कारण हैं: विकास, लोक प्रयोजन और जन कल्याण। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के लिए अपरिहार्य हैं। 1973 के गोलकनाथ 1973 के तो गोलकनाथ केस तो दोस्तों 1967 में हुआ था। 1973 में जो केस आया था वो था केशवानंद भारती केस। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसका अर्थ उन नैसर्गिक अधिकारों से लगाया है जो व्यक्ति के नैतिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास के लिए अपरिहार्य है। भारतीय संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। समानता का अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिए हुए हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण का अधिकार सम्मिलित है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूल, वंश, जाति, धर्म, मूल, वंश एवं लिंग आदि के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। वहीं अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता स्थापित करता है। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 18 सेना व विद्या संबंधी सम्मान को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों के अंत का प्रावधान करता है। जनता का अधिकार, तो भाग 3 अनुच्छेद 19। तो इस अधिकार के अंतर्गत पहला है वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य के क्षेत्र में सर्वत्र संचरण करने की स्वतंत्रता, निवास एवं बस जाने की स्वतंत्रता, वृत्ति व्यापार करने की स्वतंत्रता शामिल है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण भाग 3 अनुच्छेद 20 में दिया हुआ है। तो किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। नो डुअल जेओपार्डी, अपराध करने के समय जो विधि है उसके अंतर्गत ही दंड मिलेगा। और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन और नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, लेकिन ये केवल क्रिमिनल केस में है। सिविल केसेस में सरकार पहले से बैकडेट ला के आपके ऊपर दंड लगा सकती है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भाग 3 अनुच्छेद 21, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और
व्यक्ति को स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। भाग 3 अनुच्छेद 21 का, तो राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध की जाएगी। 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में ऐसा प्रावधान किया गया। निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, तो भाग 3 अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है। तो अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे सक्षम दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। तीसरा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा।